Yes. So we are talking about first the definition of sound. So sound is a form of energy that produces the sensation of hearing in our ears. So sound is obviously a form of energy, and it produces, what does it do? It produces a sense of hearing in our ears. और साउंड को प्रोड्यूस कैसे करते हैं? साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन. कोई भी चीज वाइब्रेट करेगा, है ना, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा. तो हमारे जैसे हम जो बोल रहे हैं वो कैसे आपको सुनाई पड़ता है? अभी हम लोग बात कर भी रहे थे, हमारे गले में एक वोकल कॉर्ड होता है. वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करता है एयर के पास करने से, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, और वो हम लोग फिर सुन पाते हैं बेसिकली, अगर कोई बात कर रहा है तो. उसी तरह साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी वाइब्रेटिंग बॉडी. अगर जैसे गिटार का स्ट्रिंग है, उसको वाइब्रेट करोगे, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है. कोई तबला है, तबला बजा रहे हैं, तो वहां पे जो मेम्ब्रेन है तबला के ऊपर, जो वो मेम्ब्रेन होता है वो वाइब्रेट करता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है. राइट. उसी तरह हम लोग टेबल पे ऐसे हिट कर रहे हैं, साउंड आ रहा है. ये टेबल पे हिट करने से टेबल वाइब्रेट करता है, और उससे ये साउंड प्रोड्यूस होता है. कभी भी साउंड जो प्रोड्यूस होगा किसी ना किसी वाइब्रेशन से ही होगा. So sound is produced when a body vibrates. Following experiment demonstrate this fact. So whenever a body is vibrating, sound will be produced, and this is being ascertained by certain experiments. So first is, stretch a string by holding one end in mouth between the teeth and the other end in one hand as shown. Pluck it by the other hand near the मिडिल. तो हम लोग बचपन में ये करते थे ना ना, मम्मी मम्मी जो वो धागे से, सुई धागे वाला जो धागा होता है, उस धागे को हम लोग ऐसे दांत में फंसा के और उंगलियों से खींच के टाइट करके रखते थे, और उसको ऐसे ऐसे करो तो डिंग 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 आवाज आती है, बिल्कुल जैसे गिटार में तो बहुत अच्छी आवाज आती है, मतलब इसमें थोड़ी सी ऐसे ब्लरी टाइप आवाज आएगी, ड्रिंग 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 ऐसे टाइप से. तो ये एक एक्सपेरिमेंट है. इट इज नोटिस दैट द स्ट्रिंग स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड साइमल्टेनियसली अ साउंड इज हर्ड. So simultaneously a sound is heard after some time. When the string stops vibrating, no sound is heard. Second experiment, take a thin wire and stretch it between the two nails about a meter apart. Place a small bit of paper as rider, है ना. स्मॉल बिट ऑफ पेपर मतलब एक पेपर को फोल्ड कर लो. राइट. सो एक पेपर को ना, पेपर के टुकड़े को फोल्ड करके ऐसे इस फॉर्म में फोल्ड कर लो, और इसको एक इस स्ट्रिंग के ऊपर हमने लगा दिया, फंसा के रख दिया दोनों तरफ से. तो अब क्या है कि place a small bit of paper as rider near the middle of the wire and pluck the wire near the rider. जैसे ही प्लग करके छोड़ोगे ना, तो दिस विल फ्लाई अवे. ठीक है. इट इज ऑब्जर्व दैट द राइडर फ्लाइज ऑफ एज द वायर स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. राइट. एंड अ साउंड इज हर्ड. आफ्टर सम टाइम व्हेन द वायर स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, नो साउंड इज हर्ड. ठीक है. नाउ थर्ड एक्सपेरिमेंट ये बेसिकली ट्यूनिंग फोर्क एक होता है इस शेप का. अगर कभी ईयर स्पेशलिस्ट वगैरह को अगर दिखाने का मौका मिलेगा, तो तुम देखोगे उसके पास इस तरह का एक ट्यूनिंग फोर्क होगा. इनफैक्ट लेबोरेटरी में भी तुम देख सकते हो उसको. तो ये स्टील का एक ऐसा बना हुआ रहता है, यू शेप का, और उसमें एक हैंडल लगा होता है, और एक पैड, रबर पैड जैसा चीज होता है. उस पे वो लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे हिट करते हैं रबर पैड पे, और कान के पास लेके आते हैं. रबर पैड पे हिट करने की वजह से इनके जो ये लेग्स हैं, इसमें वाइब्रेशन होता है. ये जो हैंड्स हैं, उसमें वाइब्रेशन होगा, और वो कान के पास लाओगे तो तुमको आवाज आएगी. तो तुम्हारी हियरिंग कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए ये डॉक्टर्स यूज करते हैं ट्यूनिंग फोर्क को. बाकी और भी एक्सपेरिमेंटल यूजेस हैं इसके, जो कि लेबोरेटरी में यूज करने के लिए ये रखा हुआ होता है. सो टेक अ ट्यूनिंग फॉर्क which is a rectangular rod of steel or aluminum bent in the U shape. तो एक रेक्टेंगुलर शेप का ठीक 3 डायमेंशनल है बेसिकली. आगे समझ. Yes, sir.
तो इस तरह का 3 डायमेंशनल यू शेप का हो गया, और यहाँ नीचे भी जो हैंडल होता है वो भी सीडिंग के कलाकार तो मैं नहीं, लेकिन फिर भी है. So this is the thing which it looks like. Okay. ना सो रेक्टेंगुलर रॉड का मतलब ये जो है रॉड, ये क्यूबॉइडल शेप का है, इसको रेक्टेंगुलर रॉड बोल रहा है. बेंट इन अ यू शेप विथ अ मेटेलिक स्टेम एट द बेंड. तो जहां पे इसमें एक स्टेम भी लगा हुआ है, स्ट्रेट कलर स्ट्रेट. स्ट्राइक इट्स वन आर्म ऑन द रबर पैड एंड ब्रिंग इट नियर अ टेबल टेनिस बॉल सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड. तो आप क्या करते हो, एक टेबल टेनिस का बॉल है सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, और आप इसको रबर पैड पे हिट करके इसके पास लेके आते हो, रबर बॉल के पास. जैसे ही बॉल के पास लेकर आओगे, तो इस वाइब्रेशन की वजह से जब ये इससे टकराएगा, तो इस टेबल टेनिस बॉल में भी वो वाइब्रेशन ट्रांसफर होगा. वो वाइब्रेशन ट्रांसफर होने की वजह से बॉल विल बी फ्लिक्ड ऑफ, और उसके बाद ये बॉल फिर इस तरह से SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट करता रहेगा. So rubber pad and bring it near the table tennis ball suspended by a thread as shown. It is noticed that as the arms of vibrating tuning fork is brought close to the ball, it jumps to and fro, and the sound of the vibrating tuning fork is heard. When its arms stop vibrating, the ball becomes stationary and no sound is heard. हाँ, जब तक ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा तब तक ये बॉल जो है वाइब्रेट करेगा. जब ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करना स्टॉप हो जाएगा इसका, तब ये बॉल का भी वाइब्रेशन जो है स्टॉप हो जाएगा. ठीक है. इट इज नोटिस्ड, हाँ, सो इट जम्प्स टू एंड फ्रो and sound of the vibrating tuning fork is heard. When its arm stops vibrating, the ball becomes stationary. तो जब तक ये वाइब्रेट कर रहा था, है ना, तो टेबल टेनिस बॉल से टकरा के वो साउंड प्रोड्यूस होता रहेगा जब तक ट्यूनिंग फॉर्क में वाइब्रेशन होगा. जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क का वाइब्रेशन रुकेगा, तुमको आवाज भी, वो बॉल भी वाइब्रेट करना रुक जाएगा. बॉल विल बिकम स्टेशनरी एंड देयर विल बी नो साउंड विच विल बी हर्ड. Experimenter 4, take a drum and beat it. Okay. The membrane vibrates, which can be felt by touching it, and the sound of drum is heard. As the membrane stops vibrating, no sound is heard. This shows that the vibrating drum produces sound. तो जब आप एक ड्रम को बीट करते हो, तो उस ड्रम के ऊपर अगर आपने लेट्स से एक इस तरह का ड्रम है, ठीक है, अब इस ड्रम को आप वाइब्रेट कर रहे हो इसको हिट करके, और इसके ऊपर अगर तुम कोई पेपर के छोटे छोटे टुकड़े अगर रख दो, तो आप ये देखोगे कि ड्रम को बीट करने से ड्रम का ये वाइब्रेट करेगा, जो ड्रम का स्किन है मेम्ब्रेन, और इसके वाइब्रेट करने से ये पेपर जो है ये भी वाइब्रेट करता रहेगा. ठीक है, पेपर भी ऊपर नीचे डांस करता रहेगा. बट वंस, और जब तक ये वाइब्रेट कर रहा है तब तक साउंड सुनाई पड़ेगा तुम्हें. जब ये रुक जाएगा वाइब्रेशन इसका, है ना, तो ये पेपर भी स्टेशनरी हो जाएंगे, और फिर फाइनली साउंड सुनना बंद हो जाएगा. Fifth experiment is, if the string of a sitar or guitar is plugged, the string starts vibrating and its sound is heard. तो अभी जो गिटार वगैरह होता है, कोई गिटार वगैरह प्ले करता है, उपमन्यु प्ले करता है गिटार, हाँ? उपमन्यु, डू यू प्ले गिटार और एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? So what I was talking about, कि if a string of a sitar or guitar is plugged, the string starts vibrating and its sound is heard. तो जब आप string को vibrate करते हो, है ना, जब string को plug करते हो, तो उसमें string में vibration होता है, और उस vibration से आवाज सुनाई पड़ती है, मतलब you are able to hear a musical sound. Similarly, on blowing a whistle, the air
air in the whistle starts vibrating and a sound is heard. तो अगर आप जो हम लोग whistle यूज करते हैं बेसिकली, है ना, ये जो whistle यूज करते हैं, उस whistle को ब्लो करने से क्या होता है कि इसके अंदर एयर वाइब्रेट करेगा और एयर के वाइब्रेशन से बेसिकली एक साउंड प्रोड्यूस होता है. From the above experiment, it is concluded that sound is produced when a body vibrates. As it stops vibrating, the sound produced by it ceases. So, सारे एक्सपेरिमेंट को देख के क्या पता चलता है, कोई भी साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, when so sound is always produced whenever a body is vibrate. Whenever a body vibrates, a vibrating body is a source of sound. So source of sound पूछेगा तो source of sound क्या है, हमेशा एक vibrating body source of sound होता है. Sound is a form of energy. Mechanical energy is required to start vibration in a body producing sound. The vibration of sound are transmitted in medium in the form of waves from that point to the next and so on. These waves on reaching our ears produces vibrations in the eardrum which are perceived as sound by us. Thus sound is a form of energy. तो जो हम लोग मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं, मैकेनिकल वर्क करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करने के लिए, तो वो ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करेगा तो आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करेगा, अपने नेबरिंग एयर मॉलिक्यूल्स को. उससे जब नेबरिंग मॉलिक्यूल वाइब्रेट होता है तो वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को वाइब्रेशन ट्रांसफर करेगा और ये इस तरह से वाइब्रेशन ट्रांसफर करता जाता है और इवेंचुअली हमारे ईयर के ईयर ड्रम्स को भी आके वाइब्रेट करता है और जिससे हम लोग साउंड परसीव कर सकते हैं, सुन सकते हैं. सो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. नाउ साउंड प्रोपगेशन रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम. Just give me a minute, okay?
सॉरी बच्चों. Now sound propagation requires a material medium. यहाँ से हम लोग को start करना था. So sound produced by a vibrating body travels from one place to other through the mechanical vibration of medium particles in the form of wave. Thus, the material medium is required for the propagation of sound. This can easily be demonstrated by the following experiment. तो बेसिकली हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात भी किया था कि साउंड किसी को सुनाई कैसे पड़ता है जो हम बोल रहे हैं. तो हमारे बोलने से जो मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स हैं और या फिर डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स और जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन सब में वाइब्रेशन होगा हमारे बोलने से, है ना. तो वो जो वाइब्रेशन है वो अपने मॉलिक्यूल्स, पास के मॉलिक्यूल को, जितने एयर मॉलिक्यूल्स हैं मेरे माउथ से और कोई जब सुन रहा है उसके ईयर्स के बीच में जितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को करेगा वाइब्रेट, वो नेबरिंग मॉलिक्यूल अपने आगे वाले नेबरिंग मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेगा. सो चेन के तरह बनेगा. ये मॉलिक्यूल एक बगल वाले मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेगा, ये अपने से बगल वाले को, ये अपने से बगल वाले को, और ये चेन बनता जाएगा. और फाइनली जो ह्यूमन ईयर, जो दूसरा बंदा जो सुन रहा है उसके ईयर्स में जाके ईयर ड्रम को ये वाइब्रेट करता है और जिससे सुनाई पड़ता है. सो आप अगर साउंड को प्रोपगेट करना है तो उसको क्या चाहिए? एक मटेरियल मीडियम चाहिए. ठीक है, मटेरियल मीडियम जो कि उस वाइब्रेशन को कैरी कर सके. मॉलिक्यूल उड़ के यहां से यहां नहीं जाएगा. अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां बोल रहे हैं और लेट से दूसरे कमरे में कोई जो सुन रहा है उसके तक यही सेम मॉलिक्यूल नहीं जाता है, बट नेबरिंग मॉलिक्यूल वो वाइब्रेशंस ट्रांसफर होता है. मॉलिक्यूल का ट्रांसफर नहीं होगा, वाइब्रेशन का ट्रांसफर होता है. और सर उस सर बट जस्ट कहते हैं कि जब आप मतलब हेडफोन से किसी के साथ भी जब आप म्यूजिक सुन रहे होते हो सो इट सेंड्स अ चिल डाउन योर स्पाइन. सर वो क्यों होता है? क्या क्या? जब आप म्यूजिक सुन रहे होते हो, जो प्लीजिंग म्यूजिक सुन रहे होते हो और प्लीज्ड होते हो, तो समटाइम्स जब म्यूजिक बहुत अच्छा होता है और एक सडन ट्यून होता है तो फिर इट सेंड्स अ चिल डाउन योर स्पाइन. तो सर वो क्यों होता है? दैट इज तो ब्रेन का सेंसेशन. बेसिकली तुमने सुना और ब्रेन को कोई चीज बहुत अच्छा लगा तो ब्रेन सेंस दैट यू नो सेंस ऑफ चिल, और वो सब जो जो भी तुम बोल रहे हो, वो साउंड में जो जो भी इंफॉर्मेशन भेजता है वो ब्रेन भेजता है. तो ब्रेन इंटरप्रेट करता है साउंड को, उसे अच्छा लगता है एंड अकॉर्डिंगली जो अच्छा लगेगा वो. और वो अच्छा कैसे? क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस पर ट्रेन हो चुका है. बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स हैं, बेसिकली वो ट्रेन होते रहते हैं. तुमको एक पर्टिकुलर जॉनर का म्यूजिक अच्छा लगता है तो योर माइंड इज ऑल्सो ट्रेन्ड टूवर्ड्स दैट, to listen to that, and it expects that kind of music only always. So if a favorite music is being played, then that happens because mind is already expecting of your favorite music, and when you hear that, the brain sends a signal like that. Okay. तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होता है, और उसको ट्रांसफर करने के लिए इस पूरे रास्ते में मॉलिक्यूल्स होने चाहिए. अगर ये यहाँ पे से यहाँ के बीच में कोई मॉलिक्यूल ही नहीं होगा तो वाइब्रेशन किसको ट्रांसफर करेगा? नेबरिंग मॉलिक्यूल तो होना चाहिए ना. तो इसीलिए साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम का होना बहुत जरूरी है. बिना मटेरियल मीडियम के साउंड ट्रांसफर नहीं कर सकता है एक एंड से दूसरे एंड तक. So sound produced by vibrating body travels from one place to other place through the mechanical vibration of medium particles in the form of wave. Thus, a material medium is required for the propagation of sound. This can easily be demonstrated by the following experiment. So, first is, so experiment क्या है? Bell jar experiment. Take an electric bell and an airtight glass bell jar. The electric bell is suspended into the bell jar. The bell jar is connected to a vacuum pump as shown in the figure. As the circuit of electric bell is completed by pressing the key, the hammer of electric bell is seen to strike the gongs repeatedly and the sound of the bell is heard. Now,
Keeping the key pressed, air is gradually withdrawn from the jar. By starting the vacuum pump, it is noticed that the loudness of sound goes on decreasing as the air is taken out from the bell jar. And finally, no sound is heard when the entire air from the jar has been drawn out. The hammer of electric bell is still seen striking the gong repeatedly, which means that the gong is still vibrating to produce sound as hammer strikes the gong, but it is not heard. So explanation. So basically क्या है कि एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या किया है कि पहले इसमें एयर है और ये जो ये जो हैमर है ये जैसे जैसे वाइब्रेट करेगा ना, वाइब्रेट करेगा तो इस अ, ये जो बेल है इसके साथ, मतलब ये जो डिस्क जैसा है इस पे जाके वो टकराता रहेगा, ठीक है। इसको गोंग कहते हैं, ये जो गोल सा डिस्क है इसको गोंग कहते हैं, और ये हैमर हुआ, इससे जाके टकराएगा और वाइब्रेट करेगा बेसिकली। तो इसके वाइब्रेशंस के वजह से ये जो अपना हैमर है इसके वाइब्रेशन की वजह से वो वाइब्रेशन इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और आपको साउंड सुनाई पड़ेगा क्योंकि इसमें एयर है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक वैक्यूम पंप को स्टार्ट कर देते हैं, इससे एयर जो है धीरे धीरे इससे बाहर निकाल रहे हैं। तो एयर जैसे जैसे कम होता जाएगा, साउंड का जो इंटेंसिटी है वो कम होता जाएगा, और इवेंचुअली जब सारा एयर हम इसमें से निकाल देंगे बाहर तो साउंड हमें सुनाई पड़ना बंद हो जाएगा। सो वैक्यूम में साउंड डज नॉट is not heard in vacuum, right? So साउंड रिक्वायर्ड, इससे इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि साउंड इज रिक्वायर्ड फॉर द, सॉरी, मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड. So explanation is when a hammer of the bell hits the gong, sound is produced due to vibration of gong, which travels through air to the wall of the jar. This causes the wall of jar to vibrate, due to which the air outside the jar is also set in vibration. Thus, sound is heard by us, but when air has been removed from the jar, sound produced due to vibration of gong could not travel to the wall of the jar. So, wall could not vibrate and no sound is heard. Now, this clearly demonstrates that sound requires a material medium for its transmission and it cannot travel through vacuum. Thus, a material medium is necessary for the propagation of sound from one place to another. Okay. सो ये जो मटेरियल मीडियम है जो हम लोग बात कर रहे थे, साउंड को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, वी रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम. सो मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Now requisites of the medium. Requisites मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम, मीडियम में क्या क्या होना चाहिए, मतलब जिससे कि साउंड ट्रैवल कर सके. So requisite of the medium. First, the medium required for propagation of sound must possess the following three properties. तो जो भी medium है जो propagation of sound में help करता है, it requires, it should have the following three properties. Okay. So medium required for propagation of sound must possess the following three properties. First, the medium must be elastic so that the medium must be elastic so that properties may come back to their initial particles may come back to their initial position after displacement on either side. That is, the particles are capable of vibrating about their mean position. तो basically medium जिसमें propagation हो रहा है must be elastic. ठीक है, साउंड को अगर प्रोपगेट करना है, साउंड को उसके थ्रू अगर ट्रैवल कराना है तो मीडियम जो होना चाहिए वो इलास्टिक होना चाहिए. इलास्टिक मतलब अगर एक एंड पे वाइब्रेट करें तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तभी वाइब्रेशन कंटिन्यू करेगा. सेकंड, द मीडियम मस्ट हैव इनर्शिया, इनर्शिया सो दैट इट्स पार्टिकल में स्टोर मैकेनिकल एनर्जी. तो इनर्शिया होना चाहिए मीडियम में, है ना. It should resist the change in its state of rest or of motion. Third, the medium should be frictionless. There should be no friction. Otherwise क्या है, एनर्जी लूज हो जाएगा फ्रिक्शन को ओवरकम करने में.
So the medium should be frictionless so that there is no loss of energy in propagation of sound through it. So loss of energy अगर हमको save करना है ना? There, if we want that there is no loss of energy happening, then in that case the medium through which the sound is propagating should be frictionless. So medium should be frictionless, medium must have inertia, and medium must be elastic. Okay? So these are the requisites of the medium. Now sound can propagate not only in gases but also in solids and liquids. Right? So sound can propagate not only in gases but also in solids and liquids. Some materials such as air, water, iron, etc. can easily transmit sound through them from one place to another. On the other hand, blanket, thick curtains, etc. absorb most of the sound incident on them and transmit or reflect only a small fraction of it. Sound cannot travel in vacuum. Okay. So on moon there is no medium, therefore on moon one cannot hear the sound produced by others. So अगर जो astronomers जो एस्ट्रोनॉट्स मून पे जाते हैं तो वहां पे बिकॉज देर इज नो मीडियम, तो एक दूसरे से बात करने के लिए वो है ना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स बेसिकली यूज करते हैं, रेडियो वेव्स के थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से. सो साउंड कैन नॉट ट्रैवल, है ना, सो साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम एंड दैट्स व्हाई because there is no atmosphere present on the surface of moon, so that's why sound will not be traveling there, will not transfer from one place to another place there on the surface of moon. So there we require to communicate, we require radio waves. The light does not require any material medium for the propagation and thus propagate through vacuum as well. तो साउंड को तो हम लोग को चाहिए मटेरियल मीडियम प्रोपगेशन के लिए, बट लाइट को मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है प्रोपगेशन के लिए, एंड दैट्स व्हाई इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम एज वेल. तो अभी इस पॉइंट में यहाँ पे तीन चीज इंपॉर्टेंट, दो जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि व्हाट आर द थ्री प्रॉपर्टीज विच मीडियम शुड possess for the propagation of sound. तो ये तीन प्रॉपर्टीज, मीडियम मस्ट बी इलास्टिक, इट मस्ट हैव इनर्शिया एंड इट शुड बी फ्रिक्शनलेस. ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ Yes, तक? Now propagation of sound in a medium, तो sound propagate कैसे करता है वो यहाँ लिखा है. So when a source of sound vibrates, it creates a periodic disturbance in the medium near it. That is, the state of particles of the medium changes. Thus, the disturbance then travels in a medium in the form of wave. This can be understood by the following example. First example is, take a thin metal strip, keeping it vertical, fix its lower end, push its upper end to one side and then release. As it vibrates, that is moves alternately to the right and left, sound is heard. तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक थिन मेटल स्ट्रिप लेते हैं, कीपिंग इट वर्टिकल, फिक्स इट्स लोअर एंड, इस लोअर एंड पे फिक्स कर देते हैं इसको, और इसको इधर हम लोग वाइब्रेट करके छोड़ देते हैं. तो पुश इट्स अपर एंड टू वन साइड एंड देन रिलीज इट. तो इसको एक तरफ पुश करके छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, राइट. इस मेटल शीट में, मेटल स्ट्रिप में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा. तो ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन पास के मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर हो जाएगा. पास के मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर हो जाएगा तो वहां पे मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे. अगर मैं इधर पुश करूं इसको with the help of this strip, what we are doing,
is with the help of this strip we are pushing this strip in right direction. तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पास पास आ जाएंगे और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर है. तो बेसिकली जब मॉलिक्यूल्स पास पास हैं इस तरह से शो कर रहे हैं और मॉलिक्यूल्स दूर दूर है ऐसे शो कर रहे हैं. तो मॉलिक्यूल्स जब पास पास होता है तो उसको कंप्रेशन कहते हैं और मॉलिक्यूल्स जहाँ दूर दूर होता है उसको रेयरफैक्शन कहते हैं. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में दो चीज होता है, एक कंप्रेशन होता है और दूसरा होता है रेयरफैक्शन. ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन. सो कंप्रेशन वो हुआ जहां पे मॉलिक्यूल्स पास पास, रेयरफैक्शन वो हुआ जहां मॉलिक्यूल्स दूर दूर है. तो कंप्रेशन को देखो हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो दूर दूर मॉलिक्यूल्स है जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स देखो फार है, यहाँ पे पास है, तो इसको रेयरफैक्शन कहेंगे. तो देखो कंप्रेशन, रेयरफैक्शन. क्लियर बच्चों? तो if we talk about this metal strip going towards right, तो जब मेटल स्ट्रिप राइट के तरफ जा रहा है ऐसे, तो उस समय कंप्रेशन होगा और फिर ये नॉर्मल आ गया मीन पोजीशन पे. उसके बाद मेटल स्ट्रिप दूर चला गया लेफ्ट साइड में. मेटल स्ट्रिप जब पास आया तो कंप्रेशन हो गया. मेटल स्ट्रिप जब दूर चला गया उल्टे साइड चला गया तब उस समय रेयरफैक्शन हो गया. तो इसीलिए कंप्रेशन रेयरफैक्शन ऐसे ऑल्टरनेट आता है. फिर मॉलिक्यूल फिर ये मीन पोजीशन पे आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, मतलब इसके बाद मीन पोजीशन पे आने के बाद फिर ये इस पोजीशन पे आएगा, इससे फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे और वापस ही. तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन और रेयरफैक्शन. क्लियर है बच्चों? So when a source of sound vibrates, it creates a periodic disturbance in the medium near it. That is, the state of particles of medium changes. The disturbance then travels in the medium in the form of waves. This can be understood by the following example. So, first example is, take a thin metal strip, keeping it vertical, fix its lower end, push its upper end to one side and then release it. As it vibrates, that is, moves alternately to the right and left, sound is heard. Figure 8.5a shows the undisturbed or normal position of the metal strip and the air layers on the right side near the strip in their undisturbed or normal position. So as the strip moves to the right from A to B, तो जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट वाले फिगर में हम लोग बात कर रहे हैं, तो जब ये मेटल स्ट्रिप जो है A से B पे आ गया, मतलब इस डायरेक्शन में आ गया A to B. So as the strip moves to the right from A to B in the figure 8.5b, so ये figure B है, ठीक? It pushes the particles of air layer in front of it, so the particles of air in these layers get closer to each other. That is, air of these layers gets compressed or compression is formed at say. The particles of these layers, while moving towards right, push and compress the layers next to them, which then compress the next layers and so on. Thus, the disturbance moves forward in the form of compression. The particles of the medium gets displaced, but they do not move along with the compression. So as the metal strip starts returning from B to A, after pushing the particles in front, the particles of air near the strip starts returning back to their mean position due to elasticity of the medium. तो जैसे जैसे ये जो स्ट्रिप है B to A आएगा, तो जो particles हैं that will again return back to its original position. ठीक है? Now when the strip moves to the left from A to C, it pushes back the layers of air near it
towards its left and thus produces a space of very low pressure on its right side. The air layer on the right side of the strip expand in this region, thus forming the rarefied air layer. This region of low pressure is called the rarefaction. ठीक है, तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इस तरह से हो गया. ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. मतलब ये रेयरफैक्शन वाले तक हम लोगों ने कर लिया है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है बच्चों? Yes, sir. ठीक है बच्चों. Yes, sir. Sir, thank you, sir. Bye, sir. Bye.